अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशनाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। सेठ साहब, मुल्की सियासत में एक बार फिर एक उबाल देखा जा रहा है। अब तज्जिया आपका बताएगा कि ये बासी कड़ी में उबाल है या हुकूमत के लिए वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वबाल बनने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की जानिब से जब ये ऐलान किया गया कि 5 अगस्त उनकी रिहाई के 2 साल मुकम्मल होने पर एक बड़ा एहतजाज होगा, तहरीक चलाई जाएगी और पीक करेगी जब 2 साल उन्हें मुकम्मल हो जाएंगे, पाबंद सलासल हुए। आज़ादी का महीना होगा 14 अगस्त। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने मार्च का ऐलान किया था 2014 में, वो भी अगस्त के महीने में ही उन्होंने शुरू किया था। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ तैयारियां करती दिखाई दे रही है, लेकिन तैयारियों का अंदाज माजी से मुख्तलिफ है। काफिले निकले हैं। कल कोर कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर इस्लामाबाद में भी इनकी एक मीटिंग हुई। उसके बाद काफिले चले, अली अमीन गंडापुर साहब लेकर आए और पड़ाव उनका सारी मीटिंग के लिए लाहौर में हुआ, पंजाब में हुआ। छोटी मोटी गिरफ्तारियों की छापों की इतलात हैं, कोई बड़ी गिरफ्तारियां नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत खुफिया चीज़ होने जा रही है, कुछ कुक किया जा रहा है। खुफिया इसलिए कि जब उनसे पूछा गया बैरिस्टर गौहर से, अली अमीन गंडापुर साहब से, कि वाई आपने पंजाब का रुख क्यों किया है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि वहाँ जो सस्पेंड किए गए हैं मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में, हम उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं, सॉलिडेरिटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक है उस पर भी हम लाहे अमल वहाँ जाके तय करेंगे। मीनवाइल जब वो निकले अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से KP से, तो मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने ये कन्वे कर दिया था कि वो तहरीक अदम एतमाद जो अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ आएगी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर कोई तब्दीली आती है सूबे के अंदर तो वो PTI के अंदर से ही आए, हम सियासी कशमकश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिफोर वी मूव टूवर्ड्स जो कुक हो रहा है पंजाब की सतह पर या PTI बना रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि असल में मौलाना क्या चाहते हैं ये स्टेटमेंट देकर ऐसे मौके पर, कि जब अली अमीन गंडापुर साहब पंजाब में आकर बैठ रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं और वो उधर कह रहे हैं कि वो इस किसी चेंज का हिस्सा नहीं बनेंगे, PTI खुद अपने अंदर से चेंज ले आए। देखिए, मौलाना की पोजीशन तो बड़ी क्लियर है, उनका कोई बंदा चीफ मिनिस्टर बने या PTI ही रहे, क्योंकि वहाँ के जो हालात है ना, वो अगर बदनामी होनी है तो PTI की हो, और अगर पावर मिलनी है तो फिर पावर मौलाना को मिले ताकि मौलाना कुछ काम करके भी दिखा सके। तो ये नहीं कि कोई और आ जाए वहाँ और वो और आके जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आई थिंक मौलाना को इस बात का पता है कि अगर नंबर्स गेम में भी वो उनको मिल जाती है सपोर्ट फ्रॉम कुछ PTI के लोगों के भागने वाले लोग और कुछ नून लीग और ये वो मिलजुल के भी, तो फिर भी मौलाना के हाथ KP नहीं देगी। इट्स टू इम्पोर्टेंट, टू मेनी इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस और स्पेशली अफगानिस्तान। तो मौलाना का जो मौक़िफ़ है अबाउट TTP और TTA, वो एस्टेब्लिशमेंट से फ़र्क है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना को मौका दिया जाएगा कि KP की गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर बने या उनका कोई बंदा चीफ मिनिस्टर बने। तो इसलिए उन्होंने यही फैसला किया कि अगर तो PTI के अंदर से कोई तब्दीली आ जाती है तो PTI रहे, तो वो शायद इनके लिए बेहतर हो, क्योंकि गंडापुर तो बिल्कुल ही नाकाम हो चुके हैं, किसी के ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। सो आई थिंक वो तो बड़ा सिंपल है मौलाना की अंडरस्टैंडिंग। बाकी जो मसला है कि ये जो लाहौर आ रहे हैं और लाहौर में क्या होने जा रहा है, वो तो खबरें सारी आपके पास तो हैं ऑलरेडी, कि क्लियर नहीं है अपने जहन में पार्टी के इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस जो है उनको फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना। आधे लोग कहते हैं करें, आधे लोग इधर उधर हो रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियों से डरते हैं, कुछ गर्मी से डरते हैं, कुछ बारिश से डरते हैं, कुछ डरते हैं कि लोग ही नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर बेइज्जत हो जाएगी। ना इसलिए इमरान खान को ना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते, तो करे क्या, तो इधर उधर हो रहे हैं। तो ये सोचा कि ऐसे करते हैं कि लाहौर चलते हैं, कहेंगे कि हम तो जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि आउट हो गए हैं पंजाब असेंबली से, उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। कोर कमेटी का जो इजलास है जिसमें 82 के करीब मेंबर्स बताए जा रहे हैं, 82 में से 40 आए और 40 में से भी ये कहा जा रहा है कि 10% ने बात की और एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि कितनी पतली हालत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि बयानिए का बोझ इमरान खान साहब के कुछ ही लोग उठा रहे हैं, बहुत कम, 28 के करीब लोग बताया जा रहा है जो रीट्वीट करते हैं उनकी बात को ये आगे लेकर चलते हैं। और उसमें कुछ सजेशंस दिए गए और कुछ ख्यालात का इजहार किया गया। 2-2, 3-3 मिनट लोगों को मिले बात करने के लिए, जिससे
ऐसे मालूम होता है कि कुछ हिचकिचाहट है, कुछ खौफ है। और ये भी कहा गया कि अगर इमरान खान साहब के साहबजादे आएंगे तो तभी तहरीक में जान डलेगी, और ये कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए मूवमेंट चलाई जाए, ना कि इससे नाम दिया जाए कि इमरान खान साहब की आज़ादी की या उनके रिहाई की तहरीक है। सो इस तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी सामने आया। सलमान अकरम राजा साहब तो उसमें मौजूद थे, लेकिन और भी बहुत से लोग गायब पाए गए। ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है, कुछ अवॉइड करना चाहते हैं, एब्सटेन करना चाहते हैं। और ये भी कहा गया कि अगर ये रिपोर्ट इमरान खान साहब को तक पहुंच जाए, उनको पता चल जाए कि इजलास में ये हुआ है, तो शायद वो ये मूवमेंट की कॉल ही वापस ले लें। तो ऐसी सिचुएशन में बात तो सिंपल सी है ना, सबको पता है कि अवाम तैयार नहीं है। अब अवाम तैयार नहीं है, खान साहब डंडा दे रहे हैं, निकालो अवाम को बाहर। अवाम इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो मायूस हैं इनकी इस किस्म की डिवाइसिव पॉलिटिक्स। वो अभी मैं सुन रहा था फवाद चौधरी को, वो कह रहा था इनको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है, ये तो आपस में एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, तो इनको कोई जरूरत नहीं गिरफ्तार करने की। तो मतलब है ये हालात हैं पीटीआई के, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। कोई कहता है फलाना एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, कोई कहता है फलाना है, कोई कहता है इमरान खान साहब को पूरी सिचुएशन का नहीं पता। उधर से अलीमा खान लगी हुई है, वो अपना एक ग्रुप बना रही है बीच में, वो अपना सेनेट के अंदर अपने लोगों को लाना चाह रही है, उधर गड्ढापुर अपना ड्रामा कर रहा है। इट्स अ टोटल मेस। इस सूरत में अवाम को तो पता चल जाता है ना, कोई इक्का दुक्का लोग तो खड़े होकर शोर डाल देते हैं, मगर एक मजमा बैठा करना कोई आसान काम है। और आजकल बारिशें हो रही हैं, गर्मी सख्त है, अवाम का वैसे ही पिसी हुई है अवाम, कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, चीनी का बहरान है, मतलब है कि क्या कोई। तो इस सूरत में अब इमरान खान की रिहाई के लिए लाख बंदा इकट्ठा करेंगे, 5,000 बंदा भी नहीं इकट्ठा हो सकता। वो क्यों बेचारे, घरों के हालात खराब है और ऊपर से वो जाके पब जाए और गिरफ्तारियां दे जाके, कौन करेगा? व्हाट फॉर? नजर तो आ रहा है कि पहले तो इतनी उम्मीद रखी हुई थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप कुछ करेगा, फिर ये कि बच्चे शायद आ जाए, वो भी नहीं आने। तो ये सब ड्रामे चल रहे हैं। आवाम बेवकूफ नहीं है ना ही बनना चाहती है, ना ये बना सकते हैं। अब इनका प्रॉब्लम यही है कि अलीमा खान जो है वो टफ लाइन ले रही है, वो ऐसे जैसे कि वो जानशीन है इमरान खान, और ये बाकी लोग जो हैं जो कि उनकी अपनी एम्बिशंस हैं कि हम हैं, वी आर द पार्टी, हमें जिम्मेदारी दी गई है। आई थिंक अंडर द सर्कमस्टांसेस टोटल केओस। इसीलिए उन्होंने लाहौर चुना है। लाहौर चुना है कि एटलीस्ट ये तो कह सके ना कि जी लाहौर की पार्टी जो थी, लाहौर के ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो गड्ढापुर साहब के ऊपर ना कोई बोझ पड़े कि ये आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि केपी में तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, जुनेद साहब कुछ कह रहे हैं, गड्ढापुर कुछ कह रहा है, सैफ कुछ कह रहा है, सो वहां तो नजर आ जाना था कि गंडापुर की गलती है, ये क्या है, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की जिम्मेदारी होनी थी। यहाँ क्या होगा? यहाँ वो यही कहेंगे कि जी लाहौर की पार्टी के लोग जो थे दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, और लाहौर की पार्टी के लोग ये कहेंगे कि जी हमारे साथ कौन खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो हम क्या करें। मैं यही सुना मैंने, वो कहते हैं जी हम गिरफ्तारी क्यों दे, अगर आगे पीछे हमारे कोई नहीं है तो हम बाहर निकलेंगे, हमें पकड़ के ले जाएंगे। यहाँ तो हो ना कि 10,000 बंदा ना लोए, जेल भरो तहरीक शुरू कर दें, जेल भरते जाएं और फिर जान पड़े इसमें, और फिर लोग घरों से निकलें। पिछली बार भी पंजाब की क़यादत को इल्ज़ाम दिया गया था, लेकिन अब की बार चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा साहिबा हैं, और अभी तक कोई हलचल हमें दिखाई नहीं दी, सिवाय इसके कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब काफ़िले लेकर चले हैं और वो यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने मीटिंग की है और फिर इशाइया दिया है उन्होंने। इसके अलावा हमने कोई बड़ी हेडलाइंस नहीं देखी। ऐसे लग रहा है जैसे खुफिया तौर पर कुछ किया जा रहा है। आपके तज्जिए के मुताबिक मुझे ये लगता है जैसे लुक बिजी डू नथिंग वाला फार्मूला इमरान खान साहब के लिए अपनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि जो इस तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए, वरना मैं कर दूंगा अलग। हाँ ठीक है, करना तो है ना कुछ, मगर क्या करना है? तो यही सोचा कि लाहौर में चलते हैं, वहाँ अगर जिम्मेदारी भी बनी तो थोड़ी पंजाब वालों की बन जाएगी। दूसरा ये कि हम ये कहेंगे हम तो आए नहीं थे इमरान खान की तहरीक चलाने के लिए, हम तो आए थे वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए। ठीक है, और तहरीक का आगाज भी लाहौर से हो सकता है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने तो कहा कि हमारी तहरीक शुरू हो गई है। यार वो बहुत सी बातें करते हैं, क्या शुरू होगी? कुछ भी नहीं शुरू होना, यहाँ से होना ही कुछ नहीं, फिर भी वापस चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन सेठी साहब पहले मोहसिन नकवी साहब के दौर में जब तहरीक का आगाज़ हुआ था तो बहुत पकड़ धकड़ हमने देखी थी, बहुत सख्तियाँ देखी थी। अब ऐसे लग रहा है जैसे उनको सेफ पैसेज दिया जा रहा है कि आप आराम से आएँ, जो आपने करना है वो करें। गवर्नमेंट को पता है इंटरनली सिचुएशन क्या चल रही है, या गवर्नमेंट इसको बहुत ईजी ले रही है? नहीं, सब पता होता है ना। देखो ना, लोग इनके अंदर बैठे हुए हैं जो आके पूरी रिपोर्ट्स देते हैं,
तो उससे तो कोई शक ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को पता है कि दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड, डिवाइडेड, वीक, अवाम तैयार नहीं है। गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट जो है वो करेगी क्या कि इनके बड़े लीडर्स को शायद नहीं अरेस्ट करेगी। हम्म। वो कहेगी कि उसके साथ हेडलाइंस बनती हैं। वो जो करते धरते वाले होते हैं ना, शोर डालने वाले, उनको थोड़ी पकड़ पकड़ करके इधर उधर कर देगी, ताकि वो पैगाम चला जाए कि जो गड़बड़ करेगा उसको अंदर कर देंगे, और बड़े लोगों को ना हाथ लगाया जाए ताकि वो ना शोर डाल सके। आई थिंक गवर्नमेंट इज कंफर्टेबल। सो क्या गवर्नमेंट को एतमाद में लेकर या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर ये चल चलाओ शुरू हुआ है? देखिए, इनमें बहुत से लोग हैं जो कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब ने ये बता दिया होगा एस्टेब्लिशमेंट को, ये मेरा प्लान है। ठीक है सिर साहब, वो मामला जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को बहुत खटक रहा है उसकी तरफ चलते हैं। वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का मुजव्वज़ा दौरा है श्रीलंका। इसको लेकर इंडियन मीडिया में 2-3 दिन पहले से ऐसी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई जिसमें ये चर्चा किया जा रहा है कि उनका दौरा बहुत शाहाना है और उसमें वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, टू मच डिटेल कि लैविश विजिट करने जा रहे हैं। इंडियन मीडिया को जो ये तकलीफ है ये असल में किस कॉन्टेक्स्ट में है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पढ़ रहा था इंडियन मीडिया को तकलीफ हो रही है कि वो हेलीकॉप्टर के अंदर इधर जाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर के अंदर इधर जाएंगे, हाँ। फिर वो बड़े 5 स्टार होटल में वहां ठहरे हुए हैं, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अरे यार, खुदा का खौफ करें। श्रीलंका के अंदर इट्स अ माउंटेनस एरिया, उनका जो सारा नॉर्थ है, एंड वहाँ ट्रैवल इज बाय हेलीकॉप्टर। सड़कों के ऊपर आप जाएंगे तो 6 घंटे लग जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर ऊपर जाने में, पहाड़ों। सो बेसिकली यू हैव टू ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। दूसरी बात ये कि जी ऑब्वियसली यार, फील्ड मार्शल इज लाइक अ हेड ऑफ स्टेट, तो वो ही हैज टू स्टे इन अ 5 स्टार होटल। क्या आप चाहते हैं कि वो कोई अपार्टमेंट में जाके रहे? मतलब रिडिकुलस बातें कर रहे हैं। मगर बेसिकली जो बात कर रहे हैं ना, वो उनको परेशानी हुई हुई है कि इतनी अहमियत क्या है इस ट्रिप की, क्यों इस ट्रिप पे ये जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ इसकी अहमियत क्या है, जो कि उनको भी पता है और तकलीफ इसीलिए हो रही है उनको। इसकी अहमियत ये है कि अब एक नया ग्रुप बन रहा है, लेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना इन साउथ एशिया, और वो है टू रिप्लेस सार्क। जी। अगर इंडिया ताउन नहीं करता सार्क के ऊपर, और वो आइसोलेट हो गया है, तो ये फिर एक नया ग्रुप बना लेंगे टू रिप्लेस सार्क, या ये इंडिया के बगैर ही सार्क को चलाएंगे और चाइना को भी उसमें ऐड कर लेंगे। और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की लॉबिंग हो रही है, और उसमें जाहिर है फील्ड मार्शल साहब की बात ही सुनी जाएगी कि एक सीरियस इशू है, एंड चाइना का पूरा सपोर्ट है। और चाइना और श्रीलंका के तल्लुकात भी बहुत अहम है। वहाँ चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन द पोर्ट स्पेशली, और इसीलिए इंडिया को बड़ी तकलीफ है कि अब पाकिस्तान जो है इज बिकमिंग अ पिवट, जिसके इर्द गिर्द सारे साउथ एशियन नेशंस जो हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, बिकॉज चाइना बैकग्राउंड में रहना चाहता है। तो आई थिंक एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब मैं कल ही बात कर रहा था, जब क्रिकेट की बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था क्रिकेट के अंदर श्रीलंका हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है। पहले बांग्लादेश भी करता था, अब नहीं। तो अब क्रिकेट के अंदर भी एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, वो अगर श्रीलंका अलग हो जाता है फ्रॉम सपोर्टिंग इंडिया, और वो आ जाता है बिटवीन टू सपोर्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल बच सकती है। मगर अगर श्रीलंका ने टिका रहा विद इंडिया, तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल भी नहीं बचेगी, डिवीजन हो जाएगी राइट इन द मिडिल। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि श्रीलंका को साथ लिया जाए। आफ्टर ऑल इट्स द 4th लार्जेस्ट मेंबर ऑफ दैट ग्रुप ऑफ सार्क, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो बांग्लादेश तो आ गया ना एक साइड पे, तो अब श्रीलंका को भी साथ लाना है। और इंडिया के तल्लुकात श्रीलंका से कोई इतने अच्छे नहीं है, बुरे भी नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं है, और बड़ी पुरानी बैड हिस्ट्री है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो मेरा ख्याल है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप फॉर जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस। चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है ना, वो श्रीलंका इज पार्ट ऑफ दैट, और इसीलिए चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं श्रीलंकन पोर्ट्स, और उनको नेवल फैसिलिटीज भी मिल रही हैं वहाँ, जैसे हमें ग्वादर में हम चाइना को दे रहे हैं। सो आई थिंक नेचुरल सी एक अलायंस या कोलिशन बन रही है बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। So I think इंडिया इसीलिए परेशान है, and I think फील्ड मार्शल साहब इज द राइट मैन टू गो एंड से कि जी वी नीड टू डू दिस, और उनकी बात भी सुनी जाएगी।
और इतने परेशान है कि वो बाकायदा पाकिस्तान में कू का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि साइडलाइन कर दिए गए हमारे वज़ीर आज़म और सदर भी, उनके न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। बट इसके बाद श्रीलंका के विजिट के बाद फील्ड मार्शल इंडोनेशिया भी जा रहे हैं। अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का, ये गुज़श्ता दौर में कैसे रहे, फिर आसियान को अगर देखें जो तंजीम है जिसमें इंडोनेशिया का एक मौसर किरदार है, इस इंडोनेशिया के विजिट को आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इंडोनेशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्रोबेबली द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री आउटसाइड इंडिया पाकिस्तान। इट्स एक्चुअली मोर मुस्लिम्स इन इंडोनेशिया देन इन एनीवेयर एल्स। तो और इंडोनेशिया जो है इट्स ऐसे एरिया में है जहां ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह बड़े हावी हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडोनेशिया के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है अगेंस्ट इजराइल। लोग ये कहते हैं कि अगर सऊदी अरेबिया भी इजराइल को रिकग्नाइज कर ले तो इंडोनेशिया नहीं करेगा। तो अब पाकिस्तान के लिए भी इसी किस्म का प्रॉब्लम है कि पब्लिक ओपिनियन इतना सख्त खिलाफ है इजराइल के और अमेरिका के, दैट दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू जॉइन सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया को जरूरत है इन सब की। इट वांट्स द मेजर मुस्लिम कंट्रीज, अगर वो कदम उठाते हैं कोई, तो दे विल वांट पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया एंड टर्की बिहाइंड देम। टर्की के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑलरेडी इजराइल के साथ वो रिकग्नाइज किए हुए और बात करता है और सब कुछ करता है। इजिप्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉर्डन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गल्फ टर्म्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अगर है तो पाकिस्तान इंडोनेशिया का प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये भी डिस्कशंस हो रही होंगी बिहाइंड द सीन्स कि हमने क्या करना है, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो हम क्या करेंगे। तो आई थिंक इंडोनेशियन ट्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। दूसरी बात यह है कि इंडोनेशिया जो है इस वक्त उसने बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया हुआ है फॉर फ्रेंच राफेल्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। वो भी साइन ऑफ तो हो गया था मगर अभी पूरे डिटेल्स उसके नहीं आए। इंडोनेशिया ने जब देखा है कि ये पाकिस्तान ने चाइनीज जेट्स के साथ, जो कि 1/4 कॉस्ट है उसकी जी, कि इतना कुछ कर लिया है, तो इंडोनेशिया का भी सर चकरा गया है। ये सोचों में पड़ गए हैं कि हम करें या ना करें। राइट। और अब इस मिशन को लीड कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने इससे पहले यूएस का कामयाब दौरा किया और उसके बाद जो वो इरादे रखते हैं, जिस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं या पुल का किरदार अदा कर रहे हैं खित्ते में, वो इंडियन मीडिया को ज़ाहिर है खटक रहा है, क्योंकि उनकी हुकूमत को और उनके इरादों को खटक रहा है। वापस आते हैं प्रोग्राम में हम। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवालों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जो गुज़श्ता हमारा टॉपिक था, जिस बात हो रही थी, गुज़श्ता से पेवस्ता ही ये सवाल है बुरे वाला से उमर फारूक साहब का। सर साहब, जब हम आजकल इंटरनेशनल फॉरेन एनालिस्ट को देखते हैं तो एक बात को आजकल बड़ा उसका जिक्र हो रहा है कि अमेरिकन जो मिलिट्री हेजमनी है उसको चाइना ने काउंटर कर लिया और किया है वो इनडिविजिबल सिक्योरिटी और कॉमन प्रॉस्पेरिटी। मुझे बताइए कि इस बात का मतलब क्या है? इस बात को जरा हमें जो है सादा अल्फाज में समझा दें। इंडिविजिबल सिक्योरिटी, इंडिविजिबल सिक्योरिटी से मुराद ये है कि पहले जो इस वक्त जो वेस्टर्न मॉडल है वो है डिविजिबल सिक्योरिटी, कि अपनी सिक्योरिटी, अमेरिका अपनी सिक्योरिटी की बात पहले करता है और बाकियों की बाद में, इसीलिए ब्लॉक्स बना के एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर देते हैं। तो दैट्स डिवाइडेड सिक्योरिटी। योर सिक्योरिटी, माई सिक्योरिटी, योर सिक्योरिटी वर्सेस माई सिक्योरिटी। ये है डिविजिबल सिक्योरिटी जो इस वक्त चल रही है। इनडिविजिबल सिक्योरिटी से चाइना का ये मुराद है कि सबकी सिक्योरिटी जो है ना एक ही खाते में है। ये नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी कम हो रही है और मेरी बढ़ रही है। लेट अस जॉइंटली क्रिएट अ सिस्टम जिसके अंदर जॉइंट सिक्योरिटी हो सबकी, किसी को एहसास कमतरी ना हो, किसी को कोई ये फीलिंग ना हो कि मैं किसी के खिलाफ खड़ा हूं या कोई मेरे खिलाफ खड़ा है। इन अदर वर्ड्स, पीस, नेगोशिएशंस, डायलॉग, और हर एक दूसरे के साथ मिलके रिजॉल्व द इश्यूज। ये नहीं कि 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं और वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कोल्ड वॉर में हुआ, जैसे नेटो को बनाया गया एंड सो ऑन। और अब कोशिश की जा रही है कि ये क्वाड को बनाने की, मगर उधर जो है चाइना लगा हुआ है कि ब्रिक्स को बड़ा किया जाए, छोटा ना किया जाए, बड़ा किया जाए, ताकि डिविजिबल सिक्योरिटी ना हो, इनडिविजिबल सिक्योरिटी, सारी ब्रिक्स की जो है वो इकट्ठी बात हो। तो इस किस्म की बातें एक तो चाइना कर रहा है कि जो कि बेसिकली अमन की आशा है कि ये जो बात है ना जी, नेशनल सिक्योरिटी मेरी जो है उसके लिए ये मुझे करना पड़ रहा है,
और आपकी जो है वो आप हमारे रास्ते में खड़े हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक बेसिकली ये जो ब्लॉक्स बन जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो उसके उसके खिलाफ है चाइना। चाइना कहता है ब्लॉक्स बने मगर खुशहाली के लिए बने, विच इज द अदर पार्ट ऑफ इट। ये दूसरा सवाल का जो है वो क्या लफ्ज है? कॉमन प्रॉस्पेरिटी। कॉमन प्रॉस्पेरिटी। ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है ना, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब कॉमन प्रॉस्पेरिटी का मतलब ही ये है कि सारे मिलजुल के ऐसी कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करें जिसका सभी का फायदा हो। ये ना हो कि मेरा फायदा हो रहा है और आपका नुकसान हो। सम जीरो गेम नहीं होनी चाहिए कि मेरा प्लस हो रहा है आपका माइनस हो रहा है, जब ऐड करें तो जीरो हो जाता है। सबकी बेनिफिट होनी चाहिए। अच्छा, तो इसलिए आई थिंक कॉमन प्रॉस्पेरिटी और indivisible security, it's a fantastic way of looking at the new world order जो चाइना बनाना चाह रहा है। और जाहिर है चाइना का इसमें इसलिए इंटरेस्ट है बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, पहली बात। दूसरी बात ये, चाइना ने अपने सारे बॉर्डर इश्यूज जो हैं वो सारे एमिकेबली सॉल्व कर लिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं है, और वो किसी किस्म की वॉर मशीन नहीं बनाने जा रहा जिसके साथ वो अपनी डिफेंस के लिए उसने रखा हुआ है, बट अग्रेशन के लिए उसके पास कुछ नहीं है, जैसे अमेरिका के पास है या नेटो के पास है। जैसे यूक्रेन में नेटो अग्रेशन कर रहा है और उधर जो है अमेरिका जो है वो भी एग्रेसिव मूड में है जो उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर किया है। इट्स ऑल अग्रेशन। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इंडिविजिबल सिक्योरिटी एंड कॉमन गुड। ठीक है, यानी मिलिट्री हेजमनी जो अमेरिका की थी उसको काउंटर चाइना के साथ कर लिया उस प्लान के साथ। अच्छा, लाहौर से राना नवीद साहब क्या जानना चाह रहे हैं? अरेबियन स्टेट्स जो है गल्फ की, वो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का हिस्सा थी। 1889 का एक इंटरप्रिटेशन एक्ट है, उसके बारे में बीबीसी हिंदी में और उसके अलावा भी इंडियन चैनल्स पे कुछ एजुकेशन रेलिवेंट चैनल पे इस तरह की स्टोरीज जो है वो अपलोड हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। तो ये बताइएगा कि वाकई ही ये ऐसा था? विकिपीडिया तो इसका प्रूफ देता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? 1937 से ऑनवर्ड जो है इसको ओवरलुक किया गया, पाकिस्तान या इंडिया का ये हिस्सा हो सकते थे। बराए करम इसके बारे में बता दीजिएगा। हाँ, देखिए ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आप पाकिस्तान की आज़ादी तो 47 में हो गई, मगर ये जो गल्फ स्टेट्स है ना, ये ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको चलाती रही है अंटिल वेरी रिसेंटली। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ओमान है। ओमान ब्रिटिश प्रोटेक्टेड नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का प्रोटेक्टेड रहा है अभी हाल ही, टिल 1971। और इनमें से बेशतर जो ममालिक हैं दे वर गवर्न्ड बाय ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी। ये सही है। ये यूएई वाला भी, ये तो 1961 में पहले कुछ लोग आजाद हुए। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज दे हैव नाउ ओनली रिसेंटली बिकम इंडिपेंडेंट। तो जैसे मैंने कहा, एडन जो है वो तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था अंडर द ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी। तो दैट इसका ये वो सही कह रहा है बीबीसी, दैट वाज व्हाट द केस वाज। तो हिस्सा हो सकते थे इंडिया या पाकिस्तान का, इनको क्यों ओवरलुक किया गया, ये उनका सवाल है। नहीं, हिस्सा वो बिकॉज ये कंटिग्यूअस नहीं है ना, सब कॉन्टिनेंट तो इधर है ना, तो उधर। कल को आप कहेंगे कि ब्रिटिश पॉलिसीज तो वो मिडिल ईस्ट में भी थी। हाँ। तो उनको भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। अच्छा, ज्योग्राफी की वजह से ऐसा हो नहीं सका, ये फर्क। हाँ, ये सब कॉन्टिनेंट तो एक है ना हिंदुस्तान। हाँ, तो यहाँ तकसीम हो। ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी जो थी उसमें बर्मा भी आता था, उसमें ये मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, सम ऑफ दीज, ये जो इधर की स्टेट्स हैं गल्फ वाली, ये भी आती थी। ठीक है, मजीद सवाल शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब सेठी साहब से सवाल स्वात से जहांजेब साहब का। ये जो हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बढ़ती हुई क़ुर्बतें हैं, तो क्या ये फ्यूचर में हमारे और चाइना का जो ताल्लुकात है इस पर तो असरअंदाज तो नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, कैसे हो सकता है ना हो। आप तजारत करते हैं अमेरिका से और वेस्ट से, और चाइना के से आप हथियार लेते हैं। चाइना आपको सिक्योरिटी का हिस्सा है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का हिस्सा आपका वेस्ट के साथ लगा हुआ है। तो अमेरिका तो प्रेशर डालेगा ना आपसे कि आप चाइना के कैंप में मत रहें। और अभी आप देखिएगा ब्रिक्स के अंदर भी शोर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दे दी हैं कि ये ब्रिक्स जो है ये बड़ा हमारे खिलाफ एक महाज बन रहा है, वगैरह हम नहीं होने देंगे। हम अगर ये ब्रिक्स वाले अलग बनाते हैं कोई ग्रुप इस किस्म का, तो मैं इसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।
तो ये सिलसिले तो चल रहे हैं ना। मैंने प्रोग्राम में कहा था आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दो कश्तियों में पांव रखे हुए, और ये दिन ब दिन अमेरिका जो है जिस किस्म का प्रेशर डाल रहा है, चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं मगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर, क्योंकि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना ग्रोइंग पावर है, और अमेरिका अपने आप की डिक्लाइन को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहता है, इसीलिए वो भाग दौड़ बड़ी हो रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यूक्रेन में भी अमेरिका का लॉस होगा, और मिडिल ईस्ट में भी इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सारे लोग लेट गए हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा वहां भी रिवोल्ट निकलेंगे इन टाइम टू कम। तो इसलिए अमेरिका विल बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा, बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला बैलेंसिंग एक्ट जो है वो तो मिडिल ईस्ट में आएगा ऑन द क्वेश्चन ऑफ एब्राहम अकॉर्ड्स। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। और अब वाकेंड से मोहम्मद हसन। आपने कहा फलस्तीन जो है वो एक तो पाकिस्तान का मसला नहीं है और दूसरा मुसलमानों का मसला नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, या ये अब टीवी शोज के जरिए कौम को बताया जा रहा है कि हम लोग इसराइल को तस्लीम करने लगे हैं, या मस्जिद अक्सा जो है वो इसी तरह उठा के इसराइल को दे दी जाए और वो जो चाहे वहाँ करे? ये किस तरह मुसलमानों का मसला नहीं है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, फलस्तीन जो है वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, तो ये तो नहीं है ना कि सिर्फ वो फलस्तीनों का या मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों के तो और भी बहुत से मसले हैं। इजिप्ट भी मुसलमान मुल्क है, वहां भी मसले हैं। सऊदी अरेबिया भी मुसलमान मुल्क है ना। तो मगर मसला ये है कि मुसलमान एक नेशन स्टेट नहीं है। अगर एक नेशन स्टेट हो तो फिर एक नेशन स्टेट का मसला बन सकता है, मगर ये जो नेशन स्टेट्स बनी है इनके अपने मफाद हैं। तो ये सवाल आप मुझे क्यों पूछते हैं? आप सऊदी अरेबिया को पूछे जहां आप बैठे हुए हैं, जहां बहुत सारे लोग जाके बैठे हुए हैं। वो क्यों चाहते हैं कि नेशन स्टेट्स जो हैं उनके अपने मफाद हैं? मुसलमानों के मसले मुसलमानों के हैं, अपने नेशन स्टेट्स के अंदर हल करें, मगर मजहब का मसला तो नहीं है ना। किसी की जमीन ले लेना या हटा देना उससे मजहब का मसला तो नहीं है ना। मजहब का मसला तो हो कि वो आपके इस्लाम के ऊपर वो अटैक करे, फिर मुसलमानों का मसला बनता है। जैसे ये ब्लास्फेमी वाला इशू है कि हमारे रसूल, प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैक करते हैं, वो मुसलमानों का मसला। मगर ये बॉर्डर इश्यूज जो होते हैं या टेरिटोरियल इश्यूज जो होते हैं, ये मुसलमानों के इश्यूज नहीं होते, ये रियासतों के इश्यूज। असल में ये किबला एवल या मस्जिद अक्सा का हवाला दे रहे हैं। असल में ये उस कॉन्टेक्स्ट पे बात करें तो मजहबी लिहाज से देख रहे हैं। नहीं, वो देखे ना, वो तो जब सेटलमेंट होगी तो फिर फैसला होगा ना। और तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो ये तारीख में बहुत कुछ बदलता रहा है। कभी वो एक के हवाले आते थे जेरूसलम, कभी किसी और के पास थे, तो ये तो चलता रहा है तारीख के अंदर। तो अब बात ये है कि मॉडर्न डे के अंदर नेशन स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ये तो जंग एक दूसरे को मार मूर के फारग हो जाए। रिलीजियस वॉर्स खत्म हो गए। दिस इज नॉट अ रिलीजियस वॉर। ये मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को घर दिया था ज़ायनिस्ट को ब्रिटेन ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। मुसलमानों को कंट्रोल करना तो छोड़ दिया था उन्होंने तो मुसलमानों को आज़ादी दे दी थी। मुसलमान जो वहाँ के रूलर्स थे और वहाँ की जो रियासतें थी, अभी भी वो आज़ाद है इन दैट सेंस, मगर अपने मफाद के लिए दे हैव टू एक्ट। तो इसलिए मैं समझता हूँ, अब देखें ना ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं रशिया के और यूरोप के यूक्रेन के ऊपर, अब वो क्रिश्चियनिटी का मसला है? नहीं, इट्स नॉट अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो ये हम जो कहते हैं ना जी मुसलमान मजहब की बात है, टेरिटरी और नेशन स्टेट की बात नहीं होनी चाहिए। बाकी ये है कि हमने अपने लोगों को काफी अरसे से, क्या पैदाइश से ही हमें ये कहा जा रहा है कि इजराइलीज जो हैं दे आर बैड, और वो है भी। उन्होंने ज्यादती की है, लोगों की जमीनें ले ली हैं, तो हमने तो अपोज। अब जैसे कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहे हैं वो हम उनको कहते हैं। तो अब बात यह है कि वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल। दूसरी बात यह है कि मैं ये अपना मौकफ नहीं दे रहा था। मेरा मौकफ जब आएगा वक्त तो मैं दूंगा। मैं कह रहा था कि हुकूमत के अंदर जो रियासत प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो उनके अंदर ऐसी सोच है कि अगर बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो जाते हैं तो फिर शायद हमारा क्या नुकसान है, हम भी तैयार हो जाएं अगर कोई सही किस्म की गारंटीज मिल जाए। मैं अपना मौकफ नहीं दे रहा था, मैं आपको बता रहा था कि सियासी जमातों के अंदर कैसी सोच पाई जाती है कुछ हलकों के अंदर। तो उसमें से मेरे ऊपर आप लोगों ने गरजना शुरू कर दिया कि जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। जब वक्त आएगा तो मैं बताऊँ, मेरा मौकफ भी क्लियर हो जाएगा।
मगर क्योंकि देखिए जो इसराइल ने जो इस किस्म की जेनोसाइड की है ना, उसको तो जहन्नम में लेके जाना चाहिए। बट चले इससे ज्यादा मैं आगे अब क्या मैं आपके बात करूं। मगर बात यह है कि इस वक्त ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही है। वो जो सारे मुस्लिम ममालिक हैं उस इलाके के अंदर वो बड़े पिसे हुए हैं, बिकॉज अमेरिका और इसराइल ने उनको दबाया हुआ बड़ा सख्त, और बहुत इनसिक्योरिटी है वहाँ। इसीलिए इजिप्ट और जॉर्डन वगैरह जो है वो सारे लेट गए बेचारे, दे डोंट हैव द पावर टू रेजिस्ट इसराइल। तो अब बात यह है कि या तो इसलिए इसको जरा थोड़े अनइमोशनली इस चीज को देखना चाहिए। बहरहाल मेरा मौकफ कुछ और है, मेरा मौकफ ये नहीं है जो आप समझते हैं। मैं बता रहा था कि मौकफ इदारों के अंदर क्या है किस किस्म का। अब वक्त आएगा तो पता लगेगा कि इसको कैसे निपटते हैं इस इशू को। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सख्त प्रेशर है और हो सकता है कल को सऊदी अरेबिया का भी प्रेशर हो। और उसका हवाला वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बहुत क्लियर दिया समाही के शो में, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि अगर मुस्लिम ममालिक या सऊदी अरेबिया ऐसा कोई स्टेप लेते हैं तो पाकिस्तान विल फॉलो द लीग, और इस पर वो बाकायदा काम शुरू कर चुके हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, गौर ख़ौज़ हो रहा है। इसका इशारा दिया गया था जिस पर सिटी साहब ने अपना एनालिसिस दिया। इसके अलावा हमारे पास सवाल देखिए, मैं जाते जाते ये कह दूं कि जब ये वक्त आएगा ना ये फैसला करने का, तो ठीक ठाक किस्म के कंसेशंस लिए जाएंगे इजराइल से और अमेरिका से। ऐसे नहीं लोग अंगूठे लगा देंगे। फलस्तीन की प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ किया जाएगा। बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है उनके साथ, और इतनी जल्दी ये काम नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन वो उसका अजाला करने की कोशिश करेंगे जो हमास के इकदाम के बाद इसराइल की जानिब से किया गया। जिस तरह हमास और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म किया गया और उसके बाद ईरान को जितना नुकसान पहुंचा, इसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होगा जिससे मामला आगे बढ़ेगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मोहम्मद कमाल सिद्दीकी, मोहम्मद उस्मान इंग्लैंड से, सैयद सैफुल्लाह गिलानी मुल्तान से, यासिर अली कराची से, शकील अहमद नवाबशाह से, आसिफ शेख आयरलैंड से और मोहम्मद सलमान पेशावर से, आपके सवालों का बहुत शुक्रिया। हमारे शो के साथ जुड़े रहिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह के पास।